नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज इस कार्यक्रम के अंदर है नैनीताल के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। प्रदीप, सबसे पहले प्रदीप जी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि 2022 का चुनाव आ चुका है और किस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और क्या उत्तराखंड की कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद रखते हैं? 2022 का चुनाव चल रहा है और जैसा वातावरण दिखता है, जैसा जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, उत्तराखंड मोदी जी के साथ। और अब की बार युवा सरकार, धामी सरकार का जो नारा था वो घर घर तक पहुंच गया है और लोगों के आशीर्वाद के आधार पर मैं कह सकता हूं, मैं अपने पूरे जिले की 6 की 6 विधानसभा में जाना हुआ, बैठना हुआ, कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच में, अन्य सभी वर्गों के बीच में मेरा बैठना हुआ, तो मानो जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी जी के साथ चली। धामी जी ने एक अल्पकाल में जोरदार काम किए हैं, एक नीति दिखाई है, एक झलक दिखाई है, उसमें मोहर लगा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुद्दा हमारा विकास है, मुद्दा हमारा उत्तराखंड है, मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। प्रदीप जी, आपने भी कहा कि विकास मुद्दा है, लेकिन जो विपक्ष है वो साफ तौर से कह रही है कि उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी राज किया, कोई धरातल में विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल बेकार है, सड़कें बिल्कुल बेकार है और स्वास्थ्य के डॉक्टर अस्पताल नहीं है। देखिए, जो विपक्ष है वो पूरे 5 साल अपनी लड़ाई में रहा, उत्तराखंड की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो आपसी लड़ाई में कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन पदाधिकारी बनेंगे, उन लड़ाइयों में रहा। उनको उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं। सीधे उत्तराखंड का उनका विकास दिखता नहीं है। आप ऑल वेदर रोड देखिए, आप नौकरियों में देखिए, आप रेलवे लाइन का मुद्दा देखिए, यानी मैं कह सकता हूं जो अस्पताल की आप बात कहते हैं, इन लोगों का ध्यान ही नहीं था। अस्पताल डॉक्टर से चल रहा है, अस्पताल कोई बिल्डिंग नहीं होता, जहां डॉक्टर होता है वहीं अस्पताल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार सचिवालय में वैकेंसी निकाल के इंटरव्यू करके 1000 से भी ऊपर डॉक्टर पहाड़ों में भेजने का काम किया। डॉक्टर शॉर्ट है, लेकिन लगातार स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो, इंटीरियर में मुहैया हो, उन दूरस्थ स्थानों में मुहैया हो, जो उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा पर पहला काम सरकार ने किया। मैंने कहा जो विपक्ष है वो अपनी लड़ाई झगड़े में इतना मशगूल था, तो उन्हें ध्यान ही नहीं किया उत्तराखंड कितना आगे पहुंच चुका है। जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, आप हल्द्वानी में निवास करते हैं, हल्द्वानी की बात करते थे, कई सालों से हल्द्वानी हार्ट सेंटर के अंदर डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर नहीं, जबकि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, वो खुद आके कह के गए थे कि जल्दी यहाँ पर हार्ट डॉक्टर आएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। देखिए, मैं एक बात बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स लगातार डिमांड करी जा रही है। डॉक्टर्स के लिए रोज हर सचिवालय में हर माह इंटरव्यू होते हैं, लेकिन हमने बाहर से भी डॉक्टर्स मांगने का काम किया। वो आने के उड़ीसा हो, वो तमिलनाडु हो, अलग अलग प्रदेशों से भी हम मांग करते रहे। मतलब कि वहाँ वेतनमान कम है, वेतनमान ज़्यादा है, हमने आकर्षक तो पैकेज देकर भी बात करी। लेकिन कोई भी अस्पताल में डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है और डॉक्टर एक ऐसी कह सकते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर से हम कहते हैं, उसके लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। जिस दिन कोई हार्ट सर्जन में कोई उस सिस्टम में आ जाएगा, जो इंटरव्यू में आ जाएगा और कहेगा मैं सेवा कर रहा था, वो निश्चित रूप से यहाँ पर करवा। प्रदीप भाई, जानना चाहेंगे कि हल्द्वानी की सीटें हॉट सीट मानी जाती थी। जब से उत्तराखंड बन रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी की इतनी बार सीट पे कब्जा बना पाए, जबकि बंशीधर भगत ने डॉक्टर इंदिरा हरीश को हराया था। अब जो 2022 का चुनाव आ चुका है और जोगिंदर जी यहाँ पे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लगता है कि क्या सीट जिता पाएंगे, कब्जा जो कांग्रेस का करता उसको तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 2007 का रिकॉर्ड फिर हम बनाने जा रहे हैं और जितनी वोटों से हम 2007 में जीते थे उससे दुगने वोटों से 10,000 से अधिक मतों से हम हल्द्वानी सीट को जीतने जा रहे हैं। ये मेरा दावा है और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने
इस हल्द्वानी को बड़ी संवेदनशीलता से लेते हुए विकास कार्य कराए हैं। आदरणीय मोदी जी 2000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं। जनता के मन को लगता है कि आज एक भारतीय जनता पार्टी ठोस विकास पर काम करने वाली पार्टी है। केवल कुछ समय के लिए पार्ट टाइम कुछ चीजों को दिखाकर वोट लेना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कभी राय नहीं। क्योंकि 2000 करोड़ मोदी जी ने इसको संवारने के लिए दिए हैं। निश्चित तौर पर जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर लाना है। प्रदीप, आपके पूरे नैनीताल जिले की जो है जिम्मेदारी यहाँ पर है और सारे विधानसभा का आपका दौर है, तो क्या नैनीताल जिले की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और क्या टक्कर किससे मान रही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को? देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का विषय है। मैं कह सकता हूँ कि अगर हम 6 की 6 सीटें जीत जाए पंकज जी, आप मेरी बात को नोट करिए, तो आपको उस समय आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं आज ये दावा कर रहा हूँ जिस प्रकार माहौल है, हम नैनीताल में मुकाबले में नहीं है, हम जीत की ओर अग्रसर है। भीमताल में हमारा मुकाबला निर्दलीय और कांग्रेस का ही है ही नहीं। हमारा हल्द्वानी में मुकाबला, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोई अन्य दल यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखे कांग्रेस के प्रत्याशियों से। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि हर जगह हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के करीब है और कई जगह मैं गारंटी के साथ कहता हूं जीत रहे हैं। इसलिए 6 की 6 सीटों पर हमारा ध्यान फोकस है और मैं कह सकता हूं कि हम 6 की 6 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। सबके वही का पार्टी के जो आलाधिकारी उन्होंने उनसे वार्ता भी कर, लेकिन वही भीमताल की बात करें, मनोज शाह जो आपके मंडी से सीट का अध्यक्ष भी रहे, वो भी निर्दलीय लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो सीटों पर जोर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसमें से बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, ना कि कोई नहीं। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर को आकर्षित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की ऐसी ताकत है, वो ताकत यदि हमें मिल जाएगी तो कोई भी चुनाव जीतने के लिए सक्षम है। मैं कह सकता हूँ, आपने जब की बात करी, अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, उनका निष्कासन हो चुका है। जो पार्टी में है वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है और इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लगभग पिछले बार के 2 मतों से वहां जीतते हैं। प्रदीप भाई, जिस प्रकार से 2022 का चुनाव 17 में जो मोदी लहर थी, तो इस बार किस एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में जा रही है और क्या विकास कार्य रुके थे और कैसे उसको पूरा किया जाएगा? देखिए, मोदी जी की जो लहर थी नहीं, मोदी जी की लहर सदा रहने वाली है। मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीधे जनता से संवाद करते हैं, लोगों से मैन टू मैन बात करते हैं, पिथौरागढ़ के लोगों के बात करते हैं, बागेश्वर के लोगों से बात करते हैं, चमोली, पौड़ी, नैनीताल जिले के लोगों से बात करते हैं। मंत्री देखें, छोटे एनजीओ के उससे भी बात करते हो, जो कोविड काल में बहनें एनएम काम कर रही थी, उनसे भी बात करते। कभी देश के प्रधानमंत्री की कल्पना कर सकते थे कि आप एक एनएम से बात हो सकती है, एक सदूर बैठे हुए माता जो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है उनसे बात हो सकती है। इसको ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नायक मिला है, ऐसा नेता मिला है, ऐसा विजन देने वाला मिला है कि जिसके प्रति देश के जनों में अथाह श्रद्धा भी है और सम्मान भी है और विश्वास भी है। श्रद्धा, सम्मान, विश्वास तीनों चीज है मोदी जी के प्रति। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप कांग्रेस के लोगों से भी बात करते होंगे तो वो भी मोदी जी की तारीफ ही करते होंगे। अब उनकी मजबूरी रहती होगी कि सामने कुछ बोल पाए ना बोल पाए। हमारे कई कांग्रेस के मित्र भी वो खुद ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं जी, मोदी जी के कामों को सराहते हैं। अब जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी मोदी जी के, कई बार आपने देखा आरपीएन सिंह जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, केंद्रीय मंत्री होते थे, वीरेंद्र सिंह इस उत्तराखंड के प्रभारी होते थे, बहुत बड़ा नाम था हरियाणा की राजनीति में। सब भाई मोदी जी के ऊपर विश्वास जताते हुए आए और इसी लंबी श्रृंखला है। रायबरेली जी अदिति सिंह आप देख रहे हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में देखा हुआ अपने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के सब मोदी जी के कारण, मोदी जी के विश्वास पर और मोदी जी के विजन को देखते हुए आए।
इसलिए मोदी जी की लहर जैसी थी उसकी हमेशा वैसे ही चलने वाली। मोदी जी के प्रति जो सम्मान भाव हमने स्टार्टिंग में देखा था वो बड़ा है, घटा नहीं है। जबकि राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें होने नहीं होने के कारण, किसी कारण से कभी कभी हम 19-20, लेकिन मोदी जी को लगातार 21, 22, 25, 26, 30 और 50 से ऊपर को है चल रहे हैं सब, तो पूरे विश्व के नेता बने हैं भाई। उनकी लहर और अधिक है, उनके प्रति विश्वास, जिसको आप लहर कहते हैं, मैं कहता हूँ जनता का विश्वास, जनता का प्रेम, जनता की श्रद्धा, जनता का सम्मान उनके साथ है। और मोदी जी, हम तो गर्व महसूस करते हैं, हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री, जिसके नेता पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर। अरे उसके बाद अगर हम बात करें धामी जी, देखिए धामी जी लगातार उन्होंने ताबड़तोड़ ऐसी बैटिंग करी है कि विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिला। धामी जी की बात करें, धामी जी को तो समय कम दिया गया ना। आपके यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बदले गए, धामी जी को मात्र 3-4 महीने उनको कार्यकारी हिसाब से धामी जी काम कर रहे हैं, तो पहला चेहरा क्यों नहीं बनाया गया धामी जी को? देखिए आपने देखा होगा, आप तो अच्छे क्रिकेटर भी हैं पंकज जी, सचिन तेंदुलकर पहले ठहराव आते थे, लगा कि इनको फर्स्ट ओपनिंग करानी चाहिए तो सचिन को ओपनिंग करानी शुरू कर दी। अगर आप कहते करें जी सचिन को पहले दिन से क्यों नहीं ओपनिंग कराई, तो पार्टी परखती है कि किस चीज का उपयोग कहां पर हो रहा है। श्रीलंका के खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के बारे में आप जानते हो 7 डाउन आ रहे थे, लेकिन जिसे लगा कि फर्स्ट में आके अच्छा काम कर सकते हैं, टीम ने उनको ओपनर भेजना शुरू करा, तो हमें लगा कि अरे धामी जी युवा, हमारे कैंडिडेट को लगा ये युवा नेतृत्व और बेहतर काम कर सकते, ये बेहतर कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, उससे और बेहतर काम कर सकता है। तो उन्होंने जाओ 6 महीने कोई बात नहीं, लेकिन दिखाओ दमखम। और आप लोग इस बात को तो मानेंगे ना, तो 6 महीने में धामी जी ने दमखम दिखाया। अब तो पूरे आगे का समय है, तो आप समझिए अब तो डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरियां लगने वाली है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टी का नेतृत्व का है, किस व्यक्ति को कहां पर किस भूमिका मिला है। आज मुझे जिलाध्यक्ष की भूमिका रखा है तो मैं जिलाध्यक्ष का काम कर रहा हूँ। आप लोग सराहते हैं, कहते हैं आप अध्यक्ष का, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे उस भूमिका के लिए रखा तो मैं उसके कारण अच्छा काम कर रहा हूँ। इसलिए ये जो समय है उसके अनुसार किसको कहां पर आगे करना है ये पार्टी के निर्णय होते और आगे करा है। प्रदीप जी, जब से उत्तराखंड बनता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने यहाँ पे राज किया है, सरकारें बनाई है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो है पहाड़ों पे पलायन का है। चाहे पहाड़ की बात करो चाहे तराई की बात करो, ये यहाँ के 80% युवा युवतियां जो है बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। ये मुद्दा नहीं रुक पाया, कोई भी पार्टी इस मुद्दे को रोकने में नाकाम है। पलायन की वहीं के वहीं स्थिति है, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? देखिए वाकई में एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दूसरे राज्यों के काम रहा है, लेकिन आपने हमने पलायन आयोग बनाया है, वो अपना काम कर रहा है। और मोदी जी ने अभी केदारनाथ में विषय बोला था, ये जो सदी है 10वीं, ये सदी का जो ये दशक है, ये उत्तराखंड का होने जा रहा है। उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के लिए ही काम करने जा रही, उत्तराखंड के लिए ही काम करेगी, ऐसा उन्होंने अभी पिछले समय केदारनाथ से बोला। और हम इस बात को कह सकते हैं हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, ऐसा व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। अगर वो कोई बात बोलते हैं निश्चित ही उसका कोई अर्थ भी होता है और उसकी कोई योजना भी होती है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ऐसी योजना लाएगी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम ही आएगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी, जिन्होंने बताया कि अब जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी और जितने भी रुके हुए काम है पूरे होंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।